गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास पे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि यह ग्रामर की आपकी 17वीं क्लास है। इसके पहले 16 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, और ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, जैसे हमने अभी तक आपका नाउन करा चुके हैं, प्रोनाउन करा चुके हैं, एडजेक्टिव करा चुके हैं, वर्ब करा चुके हैं, एडवर्ब करा चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट बनी है। यदि आप क्लास 9th में हैं तो आप अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां पर सारी क्लासें लगी होंगी, तो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन है। और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्यारे बच्चों, हमने पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है कि प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, फिर इसके प्रकार पे चलेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, इसके डेफिनेशन, इसकी परिभाषा में भैया क्या लिखे हुए हैं? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या करता है? प्रकट करता है। प्यारे बच्चों, बात समझने की कोशिश करना। हमने लिखा हुआ है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर के, मीन्स यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है? प्रकट करता है। मीन्स यह किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या कर रहा होगा? प्रकट कर रहा होगा। अब इसी को हमने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे हुए, एग्जांपल के माध्यम से चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी चीज को हमने इंग्लिश में लिखे हुए, इंग्लिश में क्या लिखे हुए हैं? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। मींस अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, मींस एक प्रीपोजिशन एक शब्द है, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। टू शो मींस दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन मींस इसके संबंध को, विथ अनदर नाउन या प्रोनाउन मींस किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से इसके संबंध को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसी को डेफिनेशन को हमने इंग्लिश में भी लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, ये तो डेफिनेशन हो गया। आपको अभी हो सकता हो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कि कैसे यह किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आ रहा है, कैसे दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ संबंध बता रहा है। अभी हो सकता हो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हमने लिखा हुआ है द कैट सिट्स ऑन द मैट, मींस द कैट मींस बिल्लिया बैठी हुई है, सिट मींस बैठना, बैठी हुई है कहां पर? ऑन द मैट मींस चटैया पे, मैट मींस चटाई, चटाई पे का की हुई है? बिल्ली बैठी हुई है। कभी देखे हो ऐसा चटाई पे बिल्ली बैठते हुए? लेकिन हमने बैठाया हुआ है तो आप बैठा हुआ मानो, ठीक है। द कैट सिट्स ऑन द मैट मींस चटाई पर जो है बिल्ली बैठी हुई। अब मैट क्या है आपका? आपको पता है मैट आपका नाउन है और कैट भी आपका क्या है? नाउन है। कैट एक नाउन हो गया, एक हो गया मैट आपका नाउन, मींस चटाई भी आपका नाउन है और कैट भी आपका क्या है? नाउन है। अब दी मैट, अब क्या पता है ये नाउन है, इस नाउन के पहले क्या प्रयोग हुआ? आन प्रयोग हुआ है ना, और यह आन संबंध किससे बता रहा है? कैट बिल्ली से बता रहा है ना। इस चटाई और बिल्ली में संबंध किसने बताया? आन ने बताया हुआ है ना। संबंध किसने प्रकट किया? आन ने प्रकट किया ना। आन ने प्रकट किया तो आपको दिख गया यह एक नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग हुआ, दी कैट के पहले प्रयोग हुआ था, और इसने दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताया। कैट आपका दूसरा नाउन था, दूसरे नाउन से क्या बताया? संबंध बताया। तो इसलिए आपका आन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द डोर मींस दरवाजा के सामने। मोहना कहाँ खड़ा हुआ है? दरवाजा के सामने खड़ा हुआ है भैया। अब दी डोर आपका क्या हो गया? दरवाजा हो गया। दरवाजा इज नाउन, मींस दी डोर आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मींस यहाँ पर दी डोर नाउन का प्रयोग हुआ है और उसके पहले इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया गया है। इन फ्रंट ऑफ मींस होता है के सामने का प्रयोग किया गया है। इन फ्रंट ऑफ संबंध दिखा रहा है दी डोर का, किससे? मोहन का। मोहन से संबंध दिखा रहा है ना। मोहन जो है दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है ना, तो मोहन का संबंध जो है किससे दिखाया? दी डोर दरवाजे से दिखाया। किसने दिखाया? इन फ्रंट ऑफ ने दिखाया। तो इसलिए इन फ्रंट ऑफ आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो
तो इसलिए भैया हमने सिंपल से डेफिनेशन बताई हुई है, यह किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग होगा और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या करता है, प्रकट करता है। जो ऐसा काम करे वही आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब उम्मीद करते हैं आपको प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन मींस प्रीपोजिशन के प्रकार। तो इसमें लिखे हुए इसको मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसको मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, एक एक करके आप अध्ययन करिए। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन आपके होते हैं, और दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा है फ्रेजल प्रीपोजिशन, चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आपके ये 4 क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के काइंड्स मींस प्रकार होते हैं, और चारों प्रकार के आपके महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है। हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका पहला प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं सिंपल प्रीपोजिशन। आपके सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमने लिखे हुए हैं, इसमें केवल एक ही शब्द होता है। सिंपल प्रीपोजिशन में आपको एक ही शब्द देखने को मिलेगा, मींस शब्द की जो सबसे छोटी इकाई आपको प्रीपोजिशन में देखने को मिलेगी वह सिंपल प्रीपोजिशन में देखने को मिलती है। जैसे हमने कहा इन कहा, इसमें एक ही शब्द है, इन हो गया, आन हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया, फार हो गया, विथ हो गया, एट हो गया, बाई हो गया, आफ्टर हो गया, फ्रॉम हो गया, टिल हो गया, अप हो गया, अंडर हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। मींस जो एक ही शब्द से मिलकर बने हुए होते हैं वे आपके क्या होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे हमने कहा दे केम फ्रॉम आगरा, वे कहां से आए, आगरा से आए। तो यहाँ पर फ्रॉम जो शब्द है ये आपका क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है, क्योंकि एक ही शब्द से मिलकर के बना हुआ था, तो इसलिए सिंपल प्रीपोजिशन है। सिंपल प्रीपोजिशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यह एक शब्द से क्या होगा, मिलकर के बना होगा। अब उसके बाद हमने लिखा हुआ है भैया, दूसरा एग्जांपल लिखे हुए हैं, पूजा इज इन दी रूम। भैया पूजा कहां पर है, कमरे में है, इज इन दी रूम। तो इन दी रूम, इन आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, और एक शब्द से मिलकर के बना हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब भैया इस बात को भी समझना, एक शब्द का अर्थ क्या है, एक शब्द का अर्थ ये है कि उसमें जो है कोई और शब्द नहीं होगा। अब शब्द में अक्षर मत समझ लेना कि जो है उसमें एक ही अक्षर होगा। शब्द हम बोल रहे हैं, इस बात को समझना, वह दो शब्दों से मिलकर के नहीं बना होगा, दो प्रीपोजिशन से मिलकर के नहीं बना होगा, वह सिंगल होगा। तो आपका वही क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन होता है। बाकी अतिरिक्त में चलते हैं तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंपल प्रीपोजिशन कैसे अन्य प्रीपोजिशन से क्या है, भिन्न है। तो प्यारे बच्चे ये हो गई कहानी सिंपल प्रीपोजिशन की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरे प्रीपोजिशन पे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हुए कंपाउंड प्रीपोजिशन, यहाँ पर सेकंड आपका लिखे हुए कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। प्यारे बच्चे हमने इसमें लिखे हुए ये वे प्रीपोजिशंस हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे प्रीफिक्स जोड़ने पर क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे आपको प्रीफिक्स ए जोड़ देना होगा, बी जोड़ देना होगा, ऐसे प्रीफिक्स को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाते हैं। जैसे हमने हो गया अबाउट, हमने इसके पहले ए जोड़ दिया हुआ है ना, तो अबाउट था आपका, ए जोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अबाउट हो गया, एलॉन्ग हो गया, एमंग हो गया, सब में ए दिख रहा होगा ना, प्रीफिक्स ए दिख रहा होगा ना। अलाउड हो गया, बिसाइड हो गया, इसमें बिसाइड में कौन सा प्रीफिक्स दिख रहा होगा, बीई प्रीफिक्स दिख रहा होगा। बिसाइड हो गया, बिलो हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, विदाउट हो गया, विद इन हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। आपको पता चला हो गया होगा कि सिंपल प्रीपोजिशन किस तरह से कंपाउंड प्रीपोजिशन से अलग है। इसमें कुछ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ होगा, उसे बनाने के लिए क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, कुछ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ होगा। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले थोड़ा सा जोड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, वह आपका प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स आपका शब्द के पहले जुड़ता है और सफिक्स जो होता है वह शब्द के बाद में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। तो ये हो गए आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गए। हालांकि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि इन जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके वो वाली चीजें महत्वपूर्ण होती है, उसे भी बताएंगे, आज ही की क्लास में बताएंगे। प्यारे बच्चे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, दो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए पहले एग्जांपल में हमने लिखे हुए हैं, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर यू। वह बिफोर यू मीन्स आपके सामने क्या था, खड़ा था। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ही वाज स्टैंडिंग बिफोर यू, बिफोर क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया बीई जुड़ा हुआ है, फोर आपका है बीई प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। दूसरा हमने लिखी हुई ही इज एबव सच बैड थिंग्स, वह ऐसे बैड थिंग्स से एबव है मीन्स ऊंचा है, तो एबव मीन्स ए आपका प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा ए।
ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए कि आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, उसके बारे में एकदम सिंपल से बेहतरीन से कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। और तीसरे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को आपको पहुंचाना है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रीपोजिशन की तरफ। यहाँ पर लिखी हुई है प्यारे बच्चों, तीसरा आपका लिखे हुए हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। हमने तीसरा कॉन्सेप्ट लिखी हुई है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है। अब इसमें हमने लिखी हुई है दो या दो से अधिक शब्दों से जोड़ करके बनने वाले प्रीपोजिशन को फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। सिंपल सी बात लिखी हुई है प्यारे बच्चों, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे बोलते थे, जो जिसके पहले प्रीफिक्स लगा हुआ होता था। लेकिन फ्रेजल जो प्रीपोजिशन होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों से क्या हुए होते हैं, मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इसमें तीन शब्द आपको दिख रहे होंगे। एक हो गया इन हो गया, दूसरा हो गया प्लेस हो गया, तीसरा हो गया ऑफ हो गया। ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा है बिकॉज ऑफ, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तीसरा है इन एडिशन टू, चौथा है इन प्लेस ऑफ, पांचवा है इन कोर्स ऑफ, छठा है इन रिस्पेक्ट टू, सातवां है अकॉर्डिंग टू और आठवां है इन फेवर ऑफ, नवा है इन कंपैरिजन टू। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इन्हीं प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स, मीन्स बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ये आपका क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, तीनों मिलकर के फ्रेजल प्रीपोजिशन बने हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मैनी अटेम्प्ट्स मीन्स बहुत सारे प्रयासों के बावजूद। ही फेल्ड मीन्स वह असफल हो गया। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद वह असफल हो गया। मीन्स ससुरा को कुछ नहीं आता था तो इसलिए बहुत ही बार प्रयास किया लेकिन जो है पास नहीं हो पाया, मतलब एकदम दरगदा ही था। ठीक है, अगला है इन एडिशन टू दिस ही हैज मेनी क्वालिटीज। इसके अलावा, इस जोड़ के अलावा उसके पास बहुत सारी अन्य क्वालिटीज है, मीन्स विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इन एडिशन टू क्या हो गया, आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रीपोजिशन क्या है। चौथा प्रीपोजिशन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिखी हुई है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आपकी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है आईएनजी पर समाप्त होने वाले प्रीपोजिशन ऐसे हैं जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। आपको पता होगा कि आपके तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। तीन पार्टिसिपल होते हैं और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। मीन्स ये जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है ये आपके यही प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं। और ये वाक्य में कैसे प्रयोग होंगे, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, नाउन का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर अलग था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपके अलग कॉन्सेप्ट थे, एडजेक्टिव का काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमने लिखे हुए हैं आईएनजी पर समाप्त होने वाले निम्न प्रीपोजिशन ऐसे हैं जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होगा तो यही जो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा आपका ड्यूरिंग हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, कंसर्निंग हो जाएगा, रिगार्डिंग हो जाएगा, टचिंग हो जाएगा, कंसिडरिंग हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, ऐसे इत्यादि जो है आपके प्रीपोजिशन क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना, हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पलों के समझने की कोशिश करना, हमने इसमें क्या समझाने की कोशिश की हुई है। जैसे कंसिडरिंग द क्वालिटी मीन्स गुणों को कंसीडर करते हुए, मानते हुए, विचार करते हुए, द प्राइस इज चीप, कि यह जो है प्राइस जो है इसका यह चीप है, मीन्स सस्ता है। मीन्स उसके अगर गुड़ की क्वालिटीज की बात करें तो उस क्वालिटी के दौरान, क्वालिटी के जो है बावजूद उसके दाम कैसे हैं, सस्ते हैं। तो यहाँ कंसिडरिंग क्या हो जाएगा, कंसिडरिंग आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगला है ड्यूरिंग दी वार, युद्ध के दौरान, एवरीथिंग वाज अ कॉस्टली, प्रत्येक चीज क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। अब यहाँ ड्यूरिंग दी वार, ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, और कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, आईएनजी वाले फॉर्म जो आपके होते हैं वो पार्टिसिपल जो है प्रीपोजिशन होते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको ए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तक चारों प्रीपोजिशन हमने जो बता दिए, जो आपके प्रीपोजिशन थे, प्रीपोजिशन जो 4 प्रकार के थे, हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हुए हैं सभी प्रीपोजिशन का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग अब देखते हैं कि इनका कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन कौन है, उन पे हम लोग चलते हैं। और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन पे चलने से पहले आपको नीचे दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करिएगा। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग। यहाँ से प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होती है कि जो हमने बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। हमने जो महत्वपूर्ण लिखा हुआ है ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन सभी प्रीपोजिशन जितना बताएंगे उनका प्रयोग पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से उनका प्रयोग कर सके जो आपके एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चे हमने एक एक करके देखते हैं कि आपके कौन कौन से प्रीपोजिशन बताए हुए हैं। पहले हम लोग देखते हैं इन और एट का प्रयोग कब करते हैं। इनका प्रयोग कब करते हैं, ऐड का प्रयोग कब करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखे हुए इन देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है। बात समझने की कोशिश करना। इनका प्रयोग देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि ऐट छोटे शहरों, कस्बों तथा ग्रामों के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। मीन्स जो बड़े देश हो गए या फिर कोई बड़ा शहर है, बड़ा स्थान है, तो वहां इनका प्रयोग करेंगे। और कोई छोटा शहर हो गया, छोटा कस्बा हो गया, छोटा गांव हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर, मेरा भाई कानपुर में रहता है। अब कानपुर बड़ा शहर है ना, बड़ा शहर है तो आप क्या प्रयोग करोगे, इनका प्रयोग करोगे। अब दूसरा हमने लिखा हुआ है जैसे गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। आपको पता है पोरबंदर छोटा स्थान है, पोरबंदर छोटा स्थान है तो उसके लिए ऐड का प्रयोग किए। और गुजरात आपको पता है कि एक बड़ा राज्य है। अब जैया भैया गुजरात बहुत बड़ा राज्य है, तो राज्य के पहले हमने का लगा दिया, इन लगा दिया, और छोटके पोरबंदर के पहले का लगा दिया, ऐट लगा दिया। तो सिंपल से हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। इनका प्रयोग देश, बड़े शहर और बड़े स्थानों के लिए करते हैं, और ऐट का प्रयोग छोटे शहर, कस्बा और गांवों के लिए करते हैं। ये इन और ऐट का प्रयोग हो गया। अब इसी में इन और ऐड के प्रयोग में एक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। हमने जो यहाँ पर बी वाला पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। इस पॉइंट पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को समझना। हमने लिखा हुआ है इनका प्रयोग अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। मीन्स इनका प्रयोग क्या करते हैं, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं इनका प्रयोग। और ऐड का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। मीन्स ऐड का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, और इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय के लिए होगा। इन कोई निश्चित समय नहीं दिखाएगा, लेकिन ऐड कोई निश्चित समय दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना। हमने लिखा हुआ है ही विल वैकेट द हाउस, वैकेट मीन्स होता है खाली करना। ही विल वैकेट द हाउस, वह घर को खाली कर देगा, इन 3 आवर्स मीन्स 3 घंटों में। प्यारे आपको पता है इन 3 आवर्स 3 घंटा, 3 घंटा कोई निश्चित नहीं है भैया। कौन सा 3 घंटा, 3 से 6 वाला 3 घंटा, या 6 से 9 वाला 3 घंटा, या दिन वाला 3 घंटा, रात वाला 3 घंटा, वो कौन से 3 घंटा में घरवा को खाली करेगा, या ऐसा कोनो पता नहीं है, निश्चित समय नहीं दिखाता है। और दूसरा है आपका, जैसे हमने लिखे हुए हैं ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, वह जो है इस स्थान को छोड़ दिया। एट 10 o'clock मीन्स 10 बजे, 10 बजे वह इस स्थान को छोड़ दिया। आपको पता है 10 बजे आपके निश्चित हो गया, निश्चित समय हो गया 10 o'clock, निश्चित समय हो गया, तो उसके पहले आपने किसका प्रयोग कर दिया, ऐड का प्रयोग कर दिया। तो ऐड का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, और इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। ये आपका इन और ऐड का कॉन्सेप्ट हो गया। सिंपल सी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की हुए हैं। इनका प्रयोग बड़े देश हो गया, बड़ा शहर हो गया, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ऐड का प्रयोग छोटा शहर हो गया, छोटा स्थान हो गया, या फिर जो है छोटे गांव के लिए आप जो है ऐड का प्रयोग करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, और ऐड का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपके 2 कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने ऐड और इनका प्रयोग बताए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे प्रीपोजिशन देखते हैं। और दूसरे प्रीपोजिशन पे चलने से पहले नीचे आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, आप समझ जाओगे करना क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रीपोजिशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पर लिखे हुए इन और इनटू का प्रयोग। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना कि इन और इनटू का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, ये आपका अगला प्रीपोजिशन है। इन का प्रयोग स्थिरता के लिए एवं इनटू का प्रयोग गति तथा स्थान के परिवर्तन के रूप में होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, इन और इनटू का प्रयोग कब करेंगे। इन अगर जो है स्थिरता की कोई बात है तो इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर मूवमेंट हो रहा है, गति हो रहा है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिखा हो ही इज इन द हाउस, वह घर में है। मींस घर में है तो मींस घर के अंदर स्थिर है ना, घर के अंदर स्थिर है तो मींस वह घर में है। अगर टहल रहा होता, घरों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता तो अलग बात होती। ही इज इन द हाउस, वह घर में है तो मींस स्थिर है। अगर उसी की जगह हमने कह दिया पूजा जम्प्ड इनटू द रिवर, पूजा नदीवा में कूद गई। अब जब कूदी तो उसकी बढ़िया क्या हुई थी, उसकी शरीरिया अस्थिर थी ना, हिल उल रही होगी ना जब कूद रही थी नदियों में। पता नहीं पूजवा कहाँ कूद गई भैया, तो पूजा जम्प्ड इनटू द रिवर, पूजा नदियों में कूद गई। अब हो सकता हूँ आत्महत्या के लिए न कूदी हो सकता हो नहाने के लिए कूदी हुई हो, ठीक है। उसको नदी में नहाना या पोखरा में नहाना या तालाब में नहाना हो सकता है पसंद हो, इसलिए कूदी हुई हो। तो भैया हमें उससे काहे को कूदी है, उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि जब वो कूद रही थी तो उसकी बढ़िया में मूवमेंट हो रहा था, उसकी शरीर गति कर रही थी, हमको उसकी शरीरिया से मतलब है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूजा जम्प्ड इनटू द रिवर का क्या हो जाएगा, यहाँ इनटू क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग मूवमेंट दिखाया तो इसलिए आप इनटू का प्रयोग किए हुए हैं। अगर स्थिरता दिखाए तो इनका प्रयोग करेंगे, और मूवमेंट दिखाए में गति दिखाए तो आप किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया इन और इनटू का प्रयोग हो गया। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, आन और अपान का प्रयोग कब करते हैं। ये सिंपल सा ये भी आपका प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट है, आन और अपान का प्रयोग। ये भी एकदम बेहतरीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझने की कोशिश बस करना। आन और अपान का प्रयोग कब करते हैं। आन का प्रयोग स्थिरता के लिए, जैसे आप इन का प्रयोग स्थिरता के लिए किए हुए थे, सेम कॉन्सेप्ट यही यहाँ पर भी है। आन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है और यह समीप का संबंध बताता है। आन स्थिरता के लिए समीप का संबंध बताएगा, एवं अपान का प्रयोग गत के लिए होता है। जैसे वहां इनटू का प्रयोग गत के लिए होता था, यहाँ पर आपका अपान का प्रयोग गत के लिए होगा। आन का प्रयोग स्थिरता दिखाने के लिए करते हैं और अपान का प्रयोग गति दिखाने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा दी बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबिया जो है कहाँ पर है, टेबल पे है, मीन्स तो टेबलवा पे किताब है। अब टेबलवा पे जब किताबिया रखी गई है, मतलब किताबिया डांस नहीं कर रही, नाच नहीं रही है, वो नचनिया किताब नहीं हो गई है, तो इसलिए वह स्थिर है ना। स्थिर है तो जाहिर सी बात है आप आन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब जो कुत्ता था वो टेबलवा पे जंप किया, कूदा। अब जब जो है कुत्ता कूदा हुआ है तो कुत्ता जंप किया हुआ है तो उसकी बढ़िया उसकी शरीरिया मूव हुई होगी ना, गत किया होगा ना। और गत किया हुआ हो तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, अपान का प्रयोग करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अपान का प्रयोग करेंगे। यही हो गया आन और अपान का प्रयोग हो गया। तो इसकी डेफिनेशन फिर से समझना, आन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है और यह समीप का संबंध बताता है, और अपान का प्रयोग गत के लिए होता है, और जो है ये सिंपल सी बात है, गत के लिए मूवमेंट जहां पर होगा अपान का प्रयोग होगा। हमने दो एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से आन और अपान का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो हम लोग अगले चौथे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रीपोजिशन क्या है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हमने चौथे प्रीपोजिशन के लिखे हुए हैं इन और विद इन का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इन और विद इन का प्रयोग। अब बात को समझने की कोशिश करना, हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं उस बात को एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करना। समय की दृष्टि से इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ मीन्स समय की समाप्ति के अर्थ में होता है। अब जो है समय के संदर्भ में इनका प्रयोग कब होगा, समय की समाप्ति के अर्थ में होता है। एवं विद इन का प्रयोग बिफोर द एंड ऑफ मीन्स समय की समाप्ति के पहले के संदर्भ में होता है। अभी आप डिफिनेशन को समझेंगे नहीं, समझे नहीं हुए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं तो जो हमने लिखा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, मैं मुंबई से 1 महीने में लौट आऊंगा।
प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना। अगर आपने कहा कि आप मुंबई से 1 महीने में लौट आएंगे, मीन्स इसका अर्थ ये हो गया आपको पूरा 1 महीना लग जाएगा। उस महीने के अंत तक आएंगे, मीन्स 30 दिन का अगर महीना है तो 30वें दिन आ सकते हैं या फिर 31वें दिन भी आ सकते हैं। इन मंथ मीन्स 1 महीने में आऊंगा, मीन्स 30वें, 31वें, 32वें दिन आ सकते हैं। तो अगर ऐसा संदर्भ होगा, महीने के अंत तक का संबंध होगा, तो आप वहां इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमने कह दिया आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। अब 1 महीने के अंदर जब बात हो गई, मीन्स 5 दिन में आ सकते हैं, 10 दिन में आ देख सकते हैं, 15 दिन में आ सकते हैं, 2 दिन में मुंबई से आ सकते हैं। हो सकता हो अगर विद इन का प्रयोग करना हो, जैसे मेहरारू से मिलना है, सपोज दैट कोई चला गया मुंबई और 2 दिन अपने मेहरारू से अलग नहीं रह पाया, तो उसको मिलना उलना होगा, तो उस किसका प्रयोग करेगा? विद इन का प्रयोग करेगा कि हम भैया तुम्हारे बिना 2 दिन नहीं रह पा रहे हैं, हम विद इन अ मंथ चले आएंगे। इन अ मंथ नहीं कहेंगे, तब विद इन अ मंथ में हम चले आएंगे। ठीक है। और इन अ मंथ में से थोड़ा सा सबर उस इंसान को है, थोड़ा सा जुदाई उदाई बर्दाश्त कर ले 1 महीना की। अगर ऐसा बात हो जाए तब आप वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। ये प्यारे बच्चे सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो इन और विद इन का ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था। इनका प्रयोग समय की समाप्ति के अंत तक करता है और विद इन का प्रयोग समय के अंदर ही करता है। उम्मीद करते हैं इन और विद इन के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखी हुई है आफ्टर और इन का प्रयोग। अब आफ्टर और इन का प्रयोग कब करेंगे? आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्य काल में समय दिखाता है। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना। आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं और इन का प्रयोग भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में करते हैं। जैसे हमने कहा योर सन केम आफ्टर अ मंथ, मीन्स आपका पुत्र 1 महीने बाद आ जाएगा। आफ्टर अ मंथ मीन्स आपका केम था, कम केम, पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस था, तो आपने आफ्टर का प्रयोग किया। क्यों किया? अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आपने क्यों किया था। और एज यहाँ पर है माई फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिता 1 महीने में आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पर फ्यूचर टेंस विल था, विल फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में आपको लगाने क्या है? इनका प्रयोग करने हैं। और किस संदर्भ में? समय के संदर्भ में। समय के संदर्भ में इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए करते हैं और आपका आफ्टर का प्रयोग किस संदर्भ में करेंगे? ये पास्ट टेंस में आप आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल सा आपका आफ्टर और इनका कॉन्सेप्ट हो गया। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रीपोजिशन है टू का प्रयोग। अब टू का प्रयोग कब करते हैं इसके बारे में देखते हैं। गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। जब कोई मूवमेंट हो रहा होता है तो इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ प्रायः को तक होता है और इसका अर्थ क्या होता है? को और तक के संदर्भ में होता है। जैसे हमने कहा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार को गया। तो वेंट मीन्स बाजार जब जा रहा है तो उसके बॉडी में मूवमेंट हो रही होगी ना, हिलडुल के जा रहा होगा, कैसे बैठ के बाद बाजार चला गया। ठीक है। तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, तो मीन्स उसके बॉडी में मूवमेंट हुआ, उसने मूवमेंट किया। ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया? टू का प्रयोग किए। और इसका अर्थ भी आपको पता है कि को हो जाएगा। ही वेंट टू मार्केट मीन्स वह बाजार को गया। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका टू का प्रयोग हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चे आपका 7वां हमने लिखे हुए विथ और बाई का प्रयोग। ये महत्वपूर्ण आपका है। विथ का प्रयोग कब करेंगे और बाई का प्रयोग कब करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है विथ का प्रयोग किसी यंत्र अर्थात टूल के लिए होता है। जब आप किसी यंत्र के लिए प्रयोग करेंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे। और बाई का प्रयोग कार्य करने वाले अर्थात कर्ता से पहले होता है। कर्ता से पहले होता है मीन्स किसी व्यक्ति से पहले होता है बाई का प्रयोग। मीन्स अगर जो है कोई यंत्र है, मीन्स आपका इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, टूल कह सकते हो या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आपका प्रयोग करना है तो आप विथ का प्रयोग करोगे। और डूअर के लिए करना है मीन्स कर्ता के लिए करना है, मीन्स सजीव के लिए करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? बाई का प्रयोग करोगे। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। ही वॉज किल्ड बाई अ रॉबर, वह एक लुटेरे के द्वारा क्या किया गया? किल किया गया। और रॉबर क्या था? आपका सब्जेक्ट था, मीन्स ये डूअर मीन्स कार्य को करने वाला था, करता था, तो कार्य को करने वाला था, डूअर था। डूअर था तो आपका रॉबर क्या हो जाएगा? रॉबर के पहले बाई का प्रयोग कर दिए। और वैसे भी ये सजीव है आपका, एनिमल्स है, एनिमल्स क्या, ये आपका जो है ह्यूमन बींग्स है, तो आपका क्या हो जाएगा? रॉबर के पहले अपनी बाई लगा दिया। विथ अ गन किससे किया? विथ अ गन, इस बात को समझने की कोशिश करना। विथ अ गन
एक बंदूक से उसने जो है क्या किया, रॉबर को मार डाला। ही वाज किल्ड, वह मारा गया बाय अ रॉबर मींस एक लुटेरे के द्वारा मारा गया। विथ अ गन मींस एक बंदूक के सहारे से। अब बंदूक क्या था, आपका यंत्र था, तो इसलिए इस यंत्र के पहले आपने विथ का प्रयोग किया। तो विथ का प्रयोग किसी यंत्र मींस इंस्ट्रूमेंट के पहले करते हैं, और जो है रॉबर मींस आपका कोई डूअर हो तो डूअर के पहले आप बाई का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने लिखा अ लेटर वाज रिटन बाय पूजा, एक पत्र लिखा गया, किसके द्वारा, पूजा के द्वारा एक पत्र लिखा गया। अब ये पूजा कोई ह्यूमन बींग्स है ना, डूअर कार करने वाली है ना, कार करने वाली है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपने यहाँ इसके पहले बाई का प्रयोग कर दिया। ये सिंपल से कॉन्सेप्ट आपके होते हैं। विथ का प्रयोग आप इंस्ट्रूमेंट यंत्र दिखाने के लिए यंत्र के पहले करते हैं, और आपको बाई का प्रयोग कब करने हैं, बाई का प्रयोग आपको तब करना है जब जो है कोई डूअर हो, कार करने वाला करता हो, तब वहां पर आप बाई का प्रयोग करते हैं। ये आपका विथ और बाई का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिटवीन और एमंग के प्रयोग के अंतिम कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने लिखे हुए हैं बिटवीन और एमंग का प्रयोग। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं कब, ये इंपॉर्टेंट आपका है। अंतिम वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हमने लिखा हुआ है बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। जब दो व्यक्ति या वस्तु के लिए बात हो रही होगी तो आप किसका प्रयोग करोगे, बिटवीन का प्रयोग करोगे। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, और एवं एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करेंगे, और एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं, दो के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मतलब मिठाइया का बंटवारा कर दो। बिटवीन पूजा एंड स्नेहा, पूजा और स्नेहा में मिठाइया को क्या कर दो, बांट दो। ये दुट भुक्खड़ है, पूजा और स्नेहा, पूजा और स्नेहा दुट भुक्खड़ हैं, इन्हीं दोनों भुक्खड़वा में क्या कर देना है, मिठाइया को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब दुई की बात थी ना, दुई की बात थी, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, बिटवीन का प्रयोग किया। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर दो के लिए बात हो रही होगी तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक के लिए। जैसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एमंग ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों में बांट दो, कुल लड़की भुक्खड़ है, ठीक है। अगर हमने कहा कि कुल लड़की भुक्खड़ है, कुल लड़कियां में मिठाइया को बांट दो, अगर हमने ऐसा कहा तो क्या हो जाएगा, आपका एमंग का प्रयोग करेंगे, तब एमंग दो से अधिक के लिए करेंगे, और बिटवीन दो के लिए करेंगे। वहां पर पूजा और स्नेह था तो दो था, तो दो के लिए हमने जो है किसका प्रयोग किया था, बिटवीन का प्रयोग किया हुआ था। और यहाँ पर दो से अधिक के लिए है, मीन्स ऑल गर्ल्स मीन्स दो से अधिक के लिए है, तो हमने किसका प्रयोग किया, एमंग का प्रयोग किया। तो ये आपके सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गए। बिटवीन का प्रयोग आप कब करते हो, बिटवीन का प्रयोग आप दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हो, और एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आप करते हो, और किस संदर्भ में करेंगे, बंटवारे के संदर्भ में करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास हो गई, जिसमें हमने आपको प्रीपोजिशन बताया, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन बताएं कि उनका प्रयोग कैसे होता है, कब करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा किया। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को और शेयर सभी बच्चों में करिएगा। जो भी बच्चे खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इन उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, ब्लॉगिंग चैनल से मेरे जुड़ने हो तो नीचे जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपका मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।